students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain cost output relationship in the long run. लॉन्ग रन में प्रोडक्शन का पूरा स्केल चेंज हो जाता है और स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने पर कॉस्ट और आउटपुट का क्या रिलेशन होता है इसके बारे में यह बताता है। जैसा पहले भी मैंने आपको जब रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाया था तो रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन से रिलेटेड है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सारी की सारी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में फर्म यदि प्रोडक्शन फर्म को बढ़ाना है तो वो अपने प्लांट को चेंज कर सकती है, नई जगह लैंड ले सकती है, नई मशीनरी लगा सकती है, परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनमें उनको कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। इसलिए लॉन्ग रन में केवल एवरेज कॉस्ट इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का डिसीजन लेने के लिए। लॉन्ग रन में केवल एवरेज कॉस्ट को ध्यान में रखकर आउटपुट का डिसीजन लिया जाता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट of producing the given level of output when all the factors are variable। क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। जब सारे फैक्टर्स को चेंज किया जाता है, जब फर्म के स्केल को, जब प्रोडक्शन के स्केल को चेंज कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट को बताता है। कौन बताता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन में केवल एक एसी कर्व के बेस पर प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाता है। कहने का मतलब है कि क्योंकि एक ही प्लांट होता है, उस सिचुएशन में ऑब्वियसली एक ही एसी कर्व के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म कई प्लांट्स के बेस पर अपने प्रोडक्शन का डिसीजन लेती है कि कौन सा प्लांट उसके लिए ऑप्टिमम प्लांट होगा। ऑप्टिमम प्लांट का मतलब है जहां पर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट किया जा सके और सारे फैक्टर्स को एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज किया जा सके। एलएसी कर्व्स के फीचर्स क्या क्या है? LAC curve is known as the envelope curve। एनवेलप कर्व के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को एक एनवेलप देता है। एनवेलप देता है, इसका क्या मतलब है? LAC कर्व जो बनाया जाता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के आधार पर बनाया जाता है और जितने भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाए जाते हैं LAC कर्व उनका टेंजेंट होता है। तो जब उनका टेंजेंट है तो उसके लिए एनवेलप, जब उसके टेंजेंट के बेस पर LAC कर्व ड्रॉ किया जा रहा है तो उसके एक एनवेलप का काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लानिंग कर्व। LAC कर्व को प्लानिंग कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि LAC कर्व के बेस पर प्रोड्यूसर एफिशिएंटली ये डिसीजन ले सकता है कौन सा प्लांट ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट प्लांट होगा। इट इज यू शेप्ड एंड फ्लैटर। जिस तरह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं, उसी तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड होता है। इनिशियली जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो कॉस्ट कम होती है, उसके बाद कांस्टेंट होकर बढ़ने लगती है, क्योंकि लॉन्ग रन का जो कॉस्ट है या प्रोडक्शन है वो रिटर्न्स टू स्केल
के आधार पर होता है। और रिटर्न्स टू स्केल में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं और बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाते हैं। कहने का मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तो इनिशियली जब प्लांट में चेंज किया जाता है तो उस सिचुएशन में कॉस्ट कम होने लगती है और प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। उसके बाद भी यदि प्लांट चेंज किए जाते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न मिलने लगता है, यानी कॉस्ट कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद भी यदि प्लांट चेंज किए जाते हैं तो उस सिचुएशन में कॉस्ट बढ़ने लगती है और प्रोडक्शन कम होने लगता है। यह फ्लैटर होता है। फ्लैटर क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और एक फैक्टर या दो फैक्टर्स वेरिएबल रखे जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है। सारी की सारी फैक्टर्स वेरिएबल होती हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट इतनी शार्पली नहीं बढ़ती है जितनी की शॉर्ट टर्म में बढ़ती है, इसलिए यह कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है। लॉन्ग रन कर्व इज टेंजेंट टू ऑल द एसएससी कर्व। अब जनरली जब फर्म या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का डिसीजन लेता है तो वो कई प्लांट्स को ध्यान में रखकर डिसीजन ले सकता है। लिमिटेड प्लांट्स नहीं होते हैं, उसमें इनफाइनाइट प्लांट्स भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, उनके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आप जितने ज्यादा प्लांट लोगे उतना ही आपका डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने की दृष्टि से 3 प्लांट लिए जा रहे हैं और 3 प्लांट के बेस पर ये एक्सप्लेन कर रही हूं कि कौन सा प्लांट ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए बेस्ट प्लांट होगा। पहला प्लांट SSC1 है। SSC1 मींस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3। SSC1 एक प्लांट की कॉस्ट को बता रहा है, ये SSC2 दूसरे प्लांट की एवरेज कॉस्ट को बता रहा है और SSC3 तीसरे प्लांट की एवरेज कॉस्ट को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानकर चलते हैं कि 0Q1 OQ1 प्रोडक्शन करना है, किसी फर्म को OQ1 प्रोडक्शन करना है, तो उस सिचुएशन में कौन सा प्लांट ऑप्टिमम प्लांट होगा? यदि फर्म प्लांट 1 पर रहती है तो उस सिचुएशन में प्रोडक्शन की कॉस्ट R1Q1 आ रही है। उस सिचुएशन में प्रोडक्शन की कॉस्ट R1Q1 आ रही है, लेकिन यदि फर्म अपने प्लांट को चेंज कर देती है तो सेम आउटपुट लेने के लिए दूसरे प्लांट पर SSC2 प्लांट पर उसकी कॉस्ट P1Q1 आ रही है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो फर्म के लिए या प्रोड्यूसर के लिए समझदारी इसी में होगी कि वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज ना करे और अपने ओरिजिनल प्लांट या प्लांट 1 पर ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट या सेम गिवन लेवल आउटपुट लिया जा सके। वहीं यदि फर्म को OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उस सिचुएशन में कौन सा प्लांट बेस्ट होगा? OQ2 प्रोडक्शन के लिए यदि फर्म पहले ही अपनी ओरिजिनल प्लांट पर रहती है तो उस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? P2Q2। लेकिन यदि फर्म पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देती है, नया प्लांट लगाती है, उस सिचुएशन में फर्म को R2Q2 कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। और देखने से ही पता चल रहा है कि प्लांट 2 की कॉस्ट प्लांट 1 की कॉस्ट के कंपैरिजन में कम है। तो यदि OQ2 प्रोडक्शन करना है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो समझदारी इसी बात में है कि वो
प्लांट को चेंज कर ले या स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर ले, क्योंकि ओरिजिनल प्लांट पर यदि फर्म रह रही है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ज्यादा क्यों आएगी? क्योंकि ये आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी पढ़ा है कि यदि एक लिमिट से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो उस सिचुएशन में कॉस्ट बढ़ने लगती है। भाई एक फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को आप एक लिमिट तक ही आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन यदि कुछ फैक्टर्स तो फिक्स हैं, उसमें आप कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? कुछ फैक्टर्स जो वेरिएबल है, मान लीजिए लेबर्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है, इतनी मशीनरी पे जगह नहीं है, लैंड में काम करने की इतनी जगह नहीं है, तो क्या होगा? कुछ फैक्टर्स खाली बैठे रहेंगे, कॉस्ट तो बढ़ेगी, बट सबको आप उनका बेसिस तो देनी है ना, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन आउटपुट उस हिसाब से नहीं होगा। तो यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस सिचुएशन में यदि फर्म अपने प्लांट को चेंज कर लेती है, प्लांट 1 की जगह प्लांट 2 पर आ जाती है, तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो सकती है और मिनिमम कॉस्ट पर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एक प्लांट और देख लेते हैं। अब यदि फर्म को OQ3 आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो सिचुएशन में कौन सा प्लांट बेस्ट होगा? यदि फर्म OQ3 प्रोडक्शन कर रही है तो उस सिचुएशन में सेकेंड प्लांट पर कॉस्ट P3Q3 आ रही है, लेकिन यदि फर्म तीसरा प्लांट लगाती है तो उस सिचुएशन में उसकी कॉस्ट R3Q3 आ रही है। और देखने से ही पता चलता है कि OQ3 प्रोडक्शन करने के लिए यदि फर्म अपने प्लांट को चेंज कर रही है, फिर से अपना प्लांट चेंज कर रही है, तो उसको कम कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। वहीं यदि वो सेकंड प्लांट पर रहती है तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आती है। रीजन सेम है, क्योंकि जो सेकंड प्लांट है वहां पर फिक्स्ड फैक्टर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो चुका है और उसके बाद भी यदि वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आने लगेगी और फर्म को ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की टेंजेंट होती है और इसके बेस पर प्रोड्यूसर यह डिसीजन ले सकता है कि कौन सा प्लांट बेस्ट प्लांट होगा जहां पर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके और सारे फैक्टर्स को इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली यूज किया जा सके। होप सो आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट समझ में आ गई होगी। See you in the next video. Till then, bye. Take care.